हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण पुष्प भाग 8 और हमारे पहला पाठ जो हम पढ़ रहे थे उसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा कि भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को, अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात को, दूसरों के विचारों को, दूसरों के मन के भावों को समझ सकते हैं, उनके विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरों के विचारों को समझने और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के दो तरीके हैं, दो रूप है भाषा के, जिनके ज़रिए हम अपनी बात को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। और ये दो रूप थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा हमने पढ़ा, सुना था कि जब हम अपने विचारों को बोलकर और सुनकर, बोलकर हम दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं और सामने वाला उस भाषा को सुनकर हमारी बात को समझता है। और लिखित भाषा में हमने पढ़ा कि जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, पत्रों के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर ग्रहण करता है, समझता है, तो उस भाषा के रूप को, भाषा के उस रूप को हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के 4 कौशल पढ़े अब तक हमने, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। यानी बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं और लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे पाठ के आधार पर भाषा के 4 कौशल तक का पाठ हम पढ़ चुके थे और आज के लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति, कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी ये हिंदी भाषा है उसकी स्थिति कैसी है, क्या स्थान है हमारे देश में, हमारे भारत में, उसकी हालत कैसी है, क्या स्थिति है, उसका स्टेटस क्या है हमारी हिंदी भाषा का। सबसे पहला भाग है उसका मातृभाषा। मातृभाषा, मातृ का अर्थ है माँ और भाषा का अर्थ है भाषा। भाषा यानी बोलना, कुछ भी प्रकट करना, कुछ भी समझना। तो मातृभाषा से पढ़कर ही हमें ये समझ में आ रहा है कि जो माँ से मिलती है जो भाषा हमें, वो मातृभाषा कहलाती है। इंग्लिश, पंजाबी में आपने सुना होगा ना, साडी माँ बोली थोड़ी की है पंजाबी, यानी आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपकी माँ बोली पंजाबी है। तो इस तरह से अगर हम मातृभाषा जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है, तो अगर हम भारतीय हैं, अगर हम भारत देश के निवासी हैं, तो उस आधार पर हमारी मातृभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। घर परिवार में माता पिता के साथ रहकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भारत में रहते हैं, भारत तो बहुत बड़ा एक देश है जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इसीलिए हम हिंदी को अपनी मातृभाषा नहीं कह सकते। हर स्टेट में अलग भाषा बोली जाती है, कहीं पे बंगाली, कहीं गुजराती, कहीं राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, तो अलग अलग भाषाएं बोले जाने के कारण हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं कहला सकती। मातृभाषा हमारी वही कहलाएगी जो हमारे परिवार में बोली जाती है, जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं। घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। यानी कि घर परिवार में रहते हुए एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने परिवार के साथ रहते हुए जो भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों और जातियों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, कि हर प्रदेश में अलग अलग स्टेट्स के अंदर अगर हम बात करें, और अलग अलग जातियां, धर्म जातियां सबकी अलग अलग है, तो उस आधार पर हर परिवार के अंदर एक अलग भाषा बोली जाती है, जिन्हें बच्चे धीरे धीरे स्वयं ही सीख जाते हैं, जिन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी जैसे हमने पहले कहा था कि जो भाषा का जो लिखित रूप है उसको सीखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन जो भाषा का मौखिक रूप है वो व्यक्ति, मनुष्य या बच्चा स्वतः अपने आप ही सीख जाता है, उसको सीखने के लिए कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह से ही मातृभाषा को सीखने के लिए भी कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि बच्चा जिस परिवार में रहता है उस भाषा को वो अपने आप ही स्वतः ही सीख जाता है। और यही परिवार में रहते हुए जो भाषा वो सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। पंजाबी परिवार के बच्चों की मातृभाषा पंजाबी, गुजरातियों की गुजराती, केरल के लोगों की मलयालम, असमियों की असमी, उत्तर प्रदेश
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यानी इतने राज्य हैं हमारे भारत के अंदर, सहित भारत के एक बड़े भूभाग के अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। यानी जो मुख्य अधिकांश भूभाग अगर हम कहें कि भारत का, उनकी मातृभाषा तो हिंदी है। कि ज़्यादातर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विश्व में जो सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को दूसरा स्थान मिला हुआ है। यानी मोस्टली समस्त भारतवासी जो हिंदी बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़े एरिया के अंदर जो है हिंदी भाषा को मातृभाषा, बहुत आम बोली जाने वाली भाषा है कि बोलते हैं मतलब बहुत ज़्यादा लोग। तो इसीलिए हमारी जो एक बहुत बड़े भूभाग पर जो भाषा बोली जाती है, जिसे लोग अपनी मातृभाषा कहते हैं, उसे हिंदी ही कहेंगे। तो बाकी वैसे अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से जिस जिस धर्म से, जिस जिस जाति से, जिस राज्य से संबंधित जो लोग हैं, उनके परिवारों में जो भाषा बोली जाती है वही उस बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। अगला है बेटा आपका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा से आशय, आशय यानी मतलब, कि मतलब है किसी राष्ट्र, हम किस राष्ट्र के निवासी हैं? हम भारत के, भारत देश के। हम भारत देश जो नेशन है हमारा, वो हमारा भारत है और हम भारत देश के वासी हैं। तो किसी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा से है। यानी राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की वो होती है जो भाषा किसी भी राष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। तो जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाएगी वही भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इसीलिए हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी ही कहलाएगी। राष्ट्रभाषा किसी देश के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। यानी एक जो हिंदी भाषी हैं, जो हम लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं, हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो वो हमें एकता के सूत्र में बांधती है। यानी हम भारतीय होने के नाते हिंदी के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। हमारे दिलों के अंदर हिंदी भाषा के लिए खास जगह होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल? हिंदी को छोड़ के अंग्रेज़ी की तरफ भाग रहे हैं। जिन अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था, आज हम उन्हीं की भाषा को बहुत सम्मान के साथ, बड़ी शान के साथ अपना रहे हैं। यह जन सामान्य में एकता की भावना पैदा करती है। जहाँ यदि हम भारतीय हैं और अगर हम किसी और स्टेट में चले जाएं, किसी और स्टेट में नहीं, किसी और कंट्री में चले जाएं, तो वहाँ पे यदि हमें कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो हमारे दिल को बड़ी तसल्ली होगी। अगर हम पंजाब में रहते हैं तो कोई पंजाबी बोलने वाला मिल जाए तो हमारे दिल को बड़ी तसल्ली होगी। यानी जिस भाषा से हम बहुत जुड़े हुए होते हैं, यदि वो भाषा हमारे जो है साथ एक गहरा नाता होता है, तो ये हमारे मनों में एकता की भावना पैदा करती है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता से पहले हिंदी सही अर्थों में देश की राष्ट्रभाषा थी। आज़ादी से पहले जो सही अर्थों में हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी ने ही सार्वदेशिक भाषा की भूमिका निभाई थी। यानी सार्वदेशिक, सब देशों को समझने वाली एक ही भाषा थी, जो समझ सकते थे वो लोग, तो वो हिंदी थी। आज संवैधानिक रूप से भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो कोई किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसीलिए बोला गया ना, हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा किसी भी देश या राज्य के राजकाज यानी शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है। यानी हिंदी जो है किसी भी देश के राजकाज को, यानी ऑफिशियल वर्क के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के अनेक राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। यानी इन राज्यों के अंदर जो कुछ भी ऑफिशियल वर्क है, कार्यालय जो ये कार्य होता है, वो सारा शासन के रूप में इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी भाषा को मान्यता दी गई है। साथ ही अन्य भागों में हिंदी द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। यानी हिंदी को और स्टेट्स के अंदर अगर हम देखें तो हिंदी को इन स्टेट्स के अलावा बाकी स्टेट्स के अंदर हिंदी को सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग अपने स्कूल में भी, हमारे स्कूल में आप सबको पता है ना कि हमारे स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज पंजाबी है, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो पंजाब में सेकंड लैंग्वेज किसको माना जाता है? पंजाबी को, ठीक है, और थर्ड हिंदी को। तो इससे अलावा अगर हम बाहर चले जाएँ, आपको जिन जिन स्टेट्स के नाम अभी बताए हैं, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तो इन स्टेट्स के अंदर हिंदी को सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट इंग्लिश को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम लोग सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ते हैं, हमारी भाषा का जो माध्यम है वो अंग्रेज़ी है। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज रखा जाता है, हिंदी को सेकंड, और हिंदी और पंजाबी को वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग उसको सेकंड या थर्ड लैंग्वेज कंसीडर करते हैं।
उसके बाद है बेटा आपकी संपर्क भाषा। विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भाषा एक पुल का काम करती है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क यानी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए जो एक ऐसी भाषा जिसको सभी लोग समझ सके, ऐसी भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो भाषा को समझने का संपर्क का जो माध्यम है, अगर हमें कोई भी बात वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे किसी और कंट्री को भेजनी है तो वो इंग्लिश संपर्क भाषा कहलाएगी उनकी। जबकि लेकिन अगर अपने देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ही अगर हमें एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर कोई किसी भी तरह की जो संपर्क भाषा का प्रयोग करना है तो वो हिंदी का प्रयोग जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। विश्व साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं को अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाने में हिंदी एक सशक्त माध्यम है। हिंदी का प्रयोग देश के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है, अतः जनसंपर्क की भाषा के रूप में हिंदी ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा निरंतर विकसित हो रही है। हिंदी का जो है विकास जो है निरंतर वो बढ़ता ही जा रहा है। विश्व व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी विश्व की संपर्क भाषा के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया जा चुका है। मानक भाषा वर्तनी सुशिक्षित एवं विद्वत समाज द्वारा अपनाया जाने वाला भाषा का व्याकरण सम्मत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में भिन्नता आने लगी है। यानी हिंदी का जो है वो विकास जो निरंतर हो रहा है, तो शब्दों की जो बनावट में, शब्दों की वर्तनी में, वर्तनी होती है बेटा स्पेलिंग्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं। यदि मैं अपनी बात करूँ तो जब हम लोग पढ़ा करते थे तो कुछ शब्द ऐसे थे जिनको उस समय के अंदर किसी और तरीके से लिखा जाता है और आज के समय में उन शब्दों को किसी और तरीके से लिखा जाता है। कुछ शब्दों की, कुछ अक्षरों की बनावट में बदलाव आता जा रहा है। गर्मी, जैसे हम लिखते थे गर्मी, तो गर्मी में हम जब लिखते थे तो हमेशा रेफ आती थी, मी के ऊपर रेफ, रेफ। लेकिन आजकल हम लोग सीधा भी लिखने लगे हैं, ग पूरा र फिर मी। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग शुद्ध अगर हम कहें तो शुद्ध को हम कैसे लिखते हैं, श को छोटा ऊ और द के पैरों में हलंत और ध। लेकिन इसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, श को छोटा ऊ, द के पैरों के अंदर हम आधा ध भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग जो भाषा के अंदर निरंतर जो है शिक्षाविदों द्वारा, सुशिक्षित जो विद्वान जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो भाषा को सरल बनाने के लिए, उनमें अशुद्धियाँ कम हो, इसके लिए निरंतर कोई ना कोई बदलाव किए जाते हैं, जिससे भाषा के रूप को लेकर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि और इस भ्रम को दूर करने के लिए मानक वर्तनी की आवश्यकता होती है। यानी बच्चों को भी और बड़ों को भी हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं जो मेरा लिखा है ये सही है कि गलत है, कहीं इसको इस तरह से तो नहीं लिखना था। ठीक है, तो उन शब्दों के भ्रम को दूर करने के लिए, उन शब्दों को लेखन के भ्रम को दूर करने के लिए मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की मानक वर्तनी भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने निर्धारित की है। पुस्तक के अंत में हर ग्रामर की बुक के अंदर आप लोगों को इस बुक के एंड में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा एक मानक भाषा की पूरी उसके अंदर शब्द दिए गए हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से किन शब्दों को पहले किस रूप में लिखा जाता था और अब किन रूपों में। ठीक है, मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। अब भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाएं स्वीकार की गई हैं। यानी हिंदी के अतिरिक्त टोटल जो है 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, लेकिन हिंदी के अतिरिक्त तो 21 भाषाएं हो गई, 21 भाषा वो और 22वीं हिंदी। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इन भाषाओं के नाम हैं। ये 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिनको मान्यता दी गई है। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यानी ये भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में मान्यता दी गई है। हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है बोली। एक हम कहते हैं भाषा और एक कहते हैं हम बोली। बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी भाषा जो है एक विशाल क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है और जो बोली है वो एक बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का कोई भी लिखित रूप नहीं होता।
लेकिन भाषा में भरपूर साहित्य लेखन होता है। जो भी हम साहित्य लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, समाचार पत्रों में जो लेखन होता है, जो कुछ भी होता है, ये हमेशा भाषा में होता है। बोली में कभी भी साहित्य नहीं लिखा जाता। किसी भी बोली में आपको स्टोरी, कोई कविता, कुछ भी नहीं मिलेगा। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं है। बोली में जो है लोकगीतों का बहुत योगदान होता है, यानी जो लोकगीत छोटे छोटे, अगर आप अलग अलग स्टेट्स में जाएं, और अगर स्टेट्स भी नहीं कह सकते, किसी भी छोटे छोटे एक शहर से दूसरे शहर में जो थोड़ा थोड़ा बोलियों में जो बदलाव आ जाता है, उसके बेस पे जो लोकगीत गाए जाते हैं, तो वो बोलियों के अंतर्गत आते हैं। हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी की जो आगे उपभाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, वो अलग अलग हैं। जैसे हम कह दें ब्रज भाषा, या हम कह दें छत्तीसगढ़ी, या हम कह दें मैथिली, या हम कहें मगही। अलग अलग जो ये बोलियां हैं, इनको बोलियां कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो हिंदी है वो एक भाषा है, और जो ये बाकी हैं ये इसकी उपभाषाएं हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में चाल की भाषा का स्थानीय रूप होता है। सीमित क्षेत्र, ठीक है। एक पर्टिकुलर, एक छोटे से एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसको हम भाषा नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको हम बोली कहते हैं। यानी भाषा एक है। लाइक अगर मैं कहूँ पंजाबी, तो पंजाबी एक है, पंजाबी एक भाषा है। लेकिन थोड़े थोड़े अगर हम शहरों की बात करें, कि आप अगर जालंधर जाएं तो वहाँ पे पंजाबी बोलने का जो टच होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कुछ वर्ड्स को वहाँ कुछ और बोला जाएगा। अमृतसर में जो टच होगा, बोली होगी जो पंजाबी की, जो वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसी तरह से अगर हम हरियाणा में चले जाएं तो वहाँ पे किसी शब्द को किसी अलग तरीके से बोला जाता है। किसी वहाँ की जो टोन होती है बोलने की, वो कुछ डिफरेंट होती है। तो बोली में जो है 10-15 किलोमीटर की दूरी में ही हल्का सा परिवर्तन आ जाता है। 10-15 किलोमीटर दूर अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, अब ये कह लो कि अगर हम संगरूर हैं और इसके बाद हम धूरी जाते हैं, उसके बाद मलेरकोटला, लुधियाना है ना, तो थोड़े थोड़े एरिया के बाद क्रॉस करने के बाद ही आपको जो पंजाबी भाषा का जो एक टच होगा, जो एक स्टाइल होगा बोलने का, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस लगेगा। कुछ शब्द ऐसे होंगे कि जिनको एक शहर के अंदर किसी और तरीके से बोला जाता है, दूसरे शहर के अंदर किसी और तरीके से बोला जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। कि जो पानी का टेस्ट होता है, कोस कोस पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाते ही पानी का टेस्ट बदलता है। और ऐसी 4 कोस पर, उससे थोड़ी सी और आगे चले जाएं तो बानी यानी हमारी बोली में बदलाव आ जाता है। बोली में जो है साहित्यिक रचना नहीं होती। अभी बताया था कि साहित्य नहीं लिखा जाता, कोई कहानियाँ, कोई ग्रंथ नहीं लिखे जाते। लेकिन हिंदी मूलतः विभिन्न बोलियों से मिलकर बनी एक भाषा है। अभी आपको बताया मैंने कि हिंदी एक भाषा है और बहुत सारी बोलियों से मिलकर जो बनती है वो क्या होती है, विभिन्न बोलियों से बनी है, जो वो हिंदी है। यानी हिंदी के अंदर बहुत सी बोलियां आती हैं। हिंदी की बोलियों में साहित्य रचना भी खूब हुई है। जो हिंदी की जो बोलियां, उनमें साहित्य रचना खूब हुई है। इसकी बोली ब्रज भाषा में सूरदास का सूरसागर, अवधी में तुलसीदास की श्री रामचरितमानस, मालिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत तथा मैथिली में विद्यापति की पदावली समस्त हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर है। यानी एक खजाना है उनके लिए। इन महान जो कवियों द्वारा, लेखकों द्वारा जो ये रची गई रचनाएं हैं, जो ये साहित्य को इन बोलियों में जो लिखा गया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण खजाना है हमारे लिए। हिंदी की साहित्यिक और भाषिक परंपरा बनाए रखने में हिंदी की अन्य बोलियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसकी बोलियों में कुछ साहित्य लिखे गए हैं। हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। अब हिंदी जो भाषा है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। जो बोली है वो भाषा का वो रूप है जिसका प्रयोग किसी विशेष जगह पर ही किया जाता है। यानी अब ये जो बोली है ये किसी एक विशेष जगह पर ही बोली जाती है, हर जगह नहीं बोली जाती। जिस बोली का संबंध जिस स्थान से होता है वह वहीं तक ही सीमित होती है। जिस बोली का, यानी अगर मैं ब्रज भाषा के बारे में कहूँ, या हरियाणवी बोली या बुंदेली, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया तक ही संबंध रखती है, उससे बाहर वहीं तक ही सीमित होती है। उससे बाहर के एरिया में वो बोली नहीं बोली जाती। अगली जगह पर हम जाएंगे तो वहाँ उनकी एक अपनी बोली होगी। तो बोली का प्रयोग सिर्फ बोलचाल के लिए किया जाता है, लेखन कार्यों में इसका प्रयोग नहीं होता। अब हिंदी भाषा में जो ये इन बोलियों को इन 5 वर्गों में बांटा गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। अब पश्चिमी हिंदी जो एक है पार्ट है हिंदी का, जो बोली है, उसकी आगे 5 अपनी बोलियां हैं। जो पश्चिमी, जो ये 5 भागों में बांटा गया है हिंदी को, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती,
या मेवाड़ी। बिहारी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती। मेवाड़ी। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी के अंतर्गत मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ये जो बोलियां हैं इनको पहले हमारी हिंदी को 5 भागों में बांटा गया है। उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। तो हमारे पाठ का जो अगला चरण है वो है लिपि। लिपि यानी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। यानी जो भी भाषा हम लिखते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि लाइक अगर हमें हिंदी लिखनी है, पंजाबी लिखनी है, संस्कृत सीखनी है, पंजाबी, उर्दू, फारसी, कोई भी भाषा अगर हमने सीखनी है तो पहले हमें उस भाषा को सीखने के लिए उसके चिन्ह, उसके ध्वनि संकेत या उसके वर्ण सीखने होंगे। तो मौखिक भाषा को, जो हम मुंह से बोलते हैं जो भाषा, उसको स्थायी रूप देने के लिए लिखित रूप का विकास हुआ। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि मौखिक भाषा को अगर हमें संभाल के रखना है तो उसके लिए हमारे पास एक ही साधन है कि हम उस मौखिक रूप को हम लिखित रूप में बदल दें, उसको हम लिख के रख लें। लेकिन लिखने के लिए हमारे पास वर्ण तो चाहिए। किस भाषा में लिखेंगे उस हम मौखिक रूप को? तो किसी भी भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह होता है। हर भाषा की हर ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह होते हैं। हर भाषा को बोलने के लिए अलग चिन्ह होते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर उस भाषा को लिखा जाता है। तो प्रत्येक भाषा में इन वर्णों को लिखने का एक अपना ढंग भी होता है। हर भाषा के वर्णों को लिखने का एक अलग तरीका होता है। जो हिंदी है उसको अलग तरीके से लिखा जाता है स्वर व्यंजनों को, इंग्लिश के ABC को अलग तरीके से लिखा जाता है, पंजाबी में उड़ा अड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है, इसी तरह से उर्दू। हर भाषा को लिखने का एक अलग ढंग होता है। तो यानी कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित निर्धारित किए गए जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को, उन वर्णों को लिखने के जो ढंग होता है उनको, उस ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है। तो भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? उन चिन्हों को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। जितनी संसार में भाषाएं हैं हमारी, उतनी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिससे बांग्ला, गुजराती आदि और भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ। अब आपके पास नीचे कुछ भाषाएं दी गई हैं और उन भाषाओं की लिपियां भी दी गई हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, अरबी की लिपि जो है फारसी, फ्रेंच की रोमन, अंग्रेज़ी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, मराठी देवनागरी, रूसी की रूसी लिपि है, जर्मन भाषा जो है वो रोमन, ठीक है, उर्दू की फारसी, नेपाली की देवनागरी, स्पेनिश की रोमन। यानी हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लेकिन कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, क्या लिखते हैं? लिखते हैं आप हिंदी में, यानी जो भी आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं उसको हिंदी में या पंजाबी में लिखते हैं, लेकिन आप उसके लिए किन वर्णों का प्रयोग करते हैं? ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आप इंग्लिश के यूज़ करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हाल है, तो आप लिखते हो क्या हाल है, तो आप क्या लिख रहे हो? KYAHAAL और है HAI और पीछे क्वेश्चन मार्क। यानी आपने बात तो हिंदी में कहनी चाहिए, है ना। अगर मैं पंजाबी में कहूँ की हाल है तो आप क्या लिखते हो? के फिर आई की हाल, फिर HAAL और है या HAI। तो यानी कि बात तो आपने जो समझानी चाहिए उसको हिंदी या पंजाबी में कहा, लेकिन आपने वर्ण कौन से प्रयोग किए? अंग्रेज़ी के। तो यानी कि किसी भी भाषा को अगर हमने लिखना है या कहना है तो किसी भी लिपि में हम उसको लिख सकते हैं। लिपि जो है वो भाषा का लिखित रूप है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। हिंदी को रोमन में भी लिखा जा सकता है, तो अंग्रेज़ी को देवनागरी में भी। जैसे आपकी बुक में दिखा, मेरा नाम संगीता है, ठीक है, मेरा नाम। आप मेरा को इंग्लिश में कैसे लिखोगे? माई नहीं, इंग्लिश के सिर्फ वर्ड यूज़ करने हैं हमने अपने अल्फ़ाबेट्स, MY, वैसे तो माई हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा MERA मेरा, नाम NAAM नाम, संगीता SANGEETA संगीता और है HAI। इसी तरह जेम्स इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अब ये इंग्लिश है, इंग्लिश की लिपि में लिखा हुआ है सारा। इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप सारे वर्णों का प्रयोग कैसे करोगे? हिंदी में। तो यानी कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, लेकिन किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके अगला जो भाषा का, इस चैप्टर का जो अगला हिस्सा व्याकरण और साहित्य, ये जो 2 पार्ट बचे हैं, कोशिश करते हैं कि हम इसे इसी लेक्चर में ख़त्म कर दें। तो अगला पार्ट है आपका लिपि। लिपि हमने अभी पढ़ा, लिपि हम कर चुके हैं। पाठ का अगला हिस्सा है व्याकरण।
व्याकरण आपको तो जो आप पढ़ रहे हो वो व्याकरण। हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? जो व्याकरण है बेटा हमारा, वो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। कहते हैं जैसे सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम होते हैं, और यदि उन नियमों का पालन ना किया जाए तो क्या होता है? दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह से ही भाषा के भी अपने नियम होते हैं। कोई भी भाषा अगर हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसके भी अपने नियम होते हैं। तो ये नियम ही भाषा को सही रूप प्रदान करते हैं, ताकि सभी उसे सही ढंग से समझ सके और उसके शुद्ध रूप का सही प्रयोग कर सके। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि आपके पास पिक्चर्स है और यहाँ पे लिखा है यह मेरी थैला है। अगले चित्र में है रामू चॉकलेट है खा रहा। और तीसरा चित्र है रमा बहुत अच्छा गाना गाता है। क्या इनमें आपको कहीं कोई दिक्कत लग रही है? सही है ये वाक्य? नहीं, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। यहाँ लिखा है यह मेरी थैला है, जबकि यहाँ आना चाहिए यह मेरा थैला है। रामू चॉकलेट है खा रहा, रामू चॉकलेट खा रहा है। रमा बहुत अच्छा गाना गाता है, रमा बहुत अच्छा गाना गाती है। क्यों? क्योंकि रमा स्त्रीलिंग है, इसीलिए वो गाता है नहीं गाती है। रामू चॉकलेट है खा रहा, यहाँ पे शब्दों का जो व्यवस्था है, सीक्वेंस है, वो सही नहीं है, इसीलिए ये सार्थक, इनको सही हमारा अर्थ समझ में नहीं आ सकता। और यह मेरी थैला है, नहीं थैला, थैला जो है पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए क्या आएगा? यह मेरा थैला है। तो ये सब हमें किसने बताया? किसने बताया आपको कि पुल्लिंग होता है? किसने बताया कि स्त्रीलिंग होता है? किसने बताया कि आपको कोई शब्द सार्थक है या नहीं? किसने बताया कि आपके शब्द जो सही क्रम में लगे हुए हैं नहीं? ये सब चीज़ें बेटा हमें व्याकरण बताता है। व्याकरण में आप पढ़ते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन में कहूँ कि बच्चे मैदान में खेल रहा है, यहाँ पे गलती है, बच्चे, बच्चे क्योंकि बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए खेल रहा है नहीं, रहा है जो शब्द है वो एक वचन के लिए आता है। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, किसने बताया ये सब हमें? ये सब हमें व्याकरण बताता है कि व्याकरण में भाषा को किस तरह से सही ढंग से लिखा जाता है। भाषा को लिखना, पढ़ना, सही रूप में, शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। तो व्याकरण एक व्यवस्था है, इसीलिए भाषा के कुछ नियम होते हैं जो उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। भाषा के ये नियम सभी स्तरों, ध्वनि, वर्ण, शब्द, उपवाक्य, वाक्य आदि से संबंधित होते हैं और हमें बताते हैं कि ध्वनि या शब्द का उच्चारण सही है या नहीं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध, कि कौन से वाक्य को आप सही बोल रहे हैं, किस शब्द को आप अशुद्धि के साथ बोल रहे हैं। तो व्याकरण जो है भाषा के नियम नहीं बनाता, बल्कि भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। नियमों को सही क्रम में, सही तरीके से प्रयोग करना सिखाता है व्याकरण हमें। समाज के शिष्ट लोग जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, व्याकरण उसी को आधार मानकर भाषा के नियमों का निर्धारण करके व्याकरण की रचना करते हैं। आप लोगों ने कभी भी साहित्य में ये नहीं पढ़ा होगा अपनी पुस्तक में कि तू क्या कर रहा है। साहित्य में हमेशा एक शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप क्या कर रहे हैं, हमेशा तू की जगह वहाँ तुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप कब जाओगे, तुम कब जाओगे नहीं बोलते, या तू कब जाएगा नहीं, आप कब जाएंगे। सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक शिष्ट व्यवहार के साथ भाषा का प्रयोग किया जाता है। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं और उसी के अनुसार व्याकरण के नियम भी परिवर्तित होते जाते हैं। व्याकरण के नियमों से भाषा में मानकता आती है जो भाषा को परिनिष्ठित बनाने में सहायता करती है। अब इस व्याकरण वह शास्त्र है, यानी कि इसकी परिभाषा फिर से देखेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। अब इस व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये तीनों चैप्टर आप अपनी क्लास 7 तक पढ़ चुके हैं। वर्ण विचार जिसके अंदर आपके स्वर और व्यंजन आते हैं, ठीक है, अनुनासिक शब्द, अनुस्वार, आपके विसर्ग, ये सारी चीज़ें आपकी वर्ण विचार चैप्टर में आती हैं। उसके बाद शब्द विचार में आपने सबने पढ़ा है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। वाक्य विचार के अंदर आपके पास वाक्य डिवाइड करना, वर्गीकरण दिखाया जाता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो अब उसके बाद लास्ट आपका जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है साहित्य। साहित्य यानी लिटरेचर। आपकी जो लिटरेचर की बुक होगी बेटा, उसके अंदर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। या तो उस पार्ट के अंदर, उस बुक के अंदर कहानियाँ होती हैं, ठीक है, निबंध होते हैं, नाटक होते हैं, या फिर जीवनियाँ होती हैं, आत्मकथा, या फिर आप देखते हैं कविताएं होती हैं, या फिर दोहे, चौपाइयाँ, श्लोक, इस तरह से। तो इसी तरह से जो हमारे साहित्य है इसके भी 2 रूप होते हैं। एक होता है गद्य साहित्य, एक होता है पद्य साहित्य। आपके पेपर के अंदर भी
आपके पेपर के अंदर भी जब हम देखते हैं कि आपके पास अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, गद्यांश यानी कि जो आपको कहानी की फॉर्म में सरल वाक्यों में, बड़े सरल वाक्यों के अंदर आप जिन चीज़ों को समझ सकते हैं, सरल वाक्यों में साधारण भाषा में जो साहित्य होता है उसको गद्य साहित्य बोलते हैं, और कविता की फॉर्म में लय, तुक, छंद, अलंकारों से जो युक्त साहित्य होता है उसको पद्य साहित्य बोलते हैं। ठीक है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, ये सारी चीज़ें आपके गद्य साहित्य में आती हैं। और कहानी कविता, दोहे, मुक्त काव्य, नाट्य काव्य, ये सारी चीज़ें आपके पद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अलग अलग जो लेखक हैं, बहुत से कवि हैं जिनके द्वारा गद्य और पद्य साहित्य का निर्माण, उनकी सृजना की जाती है। ये चैप्टर आप लोग अपनी क्लास 7 तक अब तक पढ़ के आ चुके हैं, और क्लास 8 में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर को, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।